हेलो स्टूडेंट्स। भारत में स्थानीय स्वशासन के इतिहास और उसके विकास पर हमारी जो चर्चा चल रही थी उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम ये देखेंगे कि ब्रिटिश भारत में स्थानीय स्वशासन का विकास किन रूपों में और कैसे हुआ। आपने जाना है कि आधुनिक अर्थ में जो स्थानीय स्वशासन की धारणा है, उस धारणा के अनुरूप अंग्रेजों ने भारत में स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं की शुरुआत की। जो प्राचीन काल में पंचायती संस्थाएं थीं, स्थानीय संस्थाएं थीं, वो आधुनिक अर्थ में स्थानीय स्वशासन के मापदंडों को पूरा नहीं करती थीं, क्योंकि वो ज़्यादातर नॉमिनेट होती थीं, ज़्यादातर पारंपरिक आधार पर नियुक्त होती थीं। लेकिन जो आधुनिक स्वशासन की धारणा है, जो निर्वाचन और प्रतिनिधित्व के सिद्धांत पर आधारित है, वो अंग्रेजों द्वारा ही भारत में लागू की गई। तो अंग्रेजों के समय में जिस तरह से स्थानीय स्वशासन का विकास हुआ, उसको देखते हुए इस पूरे पीरियड को कई कालखंडों में विभाजित किया जाता है स्थानीय स्वशासन के विकास की दृष्टि से। जैसे 1687 से 1881 तक का पहला काल रहा अंग्रेजों के समय में, जब स्थानीय स्वशासन की शुरुआत 1687 में चेन्नई में नगर निगम की स्थापना के साथ हुई। लेकिन ये प्रयास बहुत ज़्यादा सफल नहीं रहा और 1793 में चार्टर एक्ट के माध्यम से इसको और ज़्यादा विस्तार प्रदान करने की कोशिश की गई। बावजूद इस तथ्य के कि पूर्व में स्थानीय संस्थाओं यानी नगर निगम के माध्यम से जो करारोपण की व्यवस्था की गई थी, उसको आम जनता ने स्वीकार नहीं किया था। तो 1793 में चार्टर एक्ट बनाया गया, 1842 में बंगाल अधिनियम पारित हुआ और इन अधिनियमों के माध्यम से नगर निगमों का विस्तार किया गया और करारोपण के साथ साथ न्यायिक अधिकार भी स्थानीय संस्थाओं को दिए गए। भारत के लोगों ने इन प्रयासों को भी तहे दिल से नहीं लिया और खासतौर से करारोपण का जो प्रावधान था उसको लोगों ने सिरे से खारिज कर दिया। यहाँ तक कि डीएम को भी इसका विरोध झेलना पड़ा, व्यापक विरोध झेलना पड़ा। 1863 में हम देखते हैं कि राजकीय सैनिक स्वास्थ्य आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी और भारतीय नगरों में जो अस्वच्छता थी, उस अस्वच्छता को दूर करने का दायित्व नगर प्रशासन को सौंपा। स्थानीय स्वशासन की दिशा में इस युग में एक बहुत महत्वपूर्ण प्रयास 1870 में किया गया, जब लॉर्ड मेयो, जो उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे, उनके द्वारा एक प्रस्ताव लाया गया जिसको मेयो प्रस्ताव के नाम से जानते हैं। 1870 में ये प्रस्ताव लाया गया था और इस प्रस्ताव के माध्यम से ये व्यवस्था की गई कि शासन शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया जाए, यानी निर्णय लेने का अधिकार केवल केंद्र के हाथों में सुरक्षित न रहकर प्रांतीय सरकारों को भी प्रदान किया जाए। और दूसरा, इस प्रस्ताव का महत्वपूर्ण प्रावधान ये था कि भारतीय लोगों को भी प्रशासन से संबद्ध किया जाए। अभी तक प्रशासन के जितने भी महत्वपूर्ण पद होते थे वो सब अंग्रेज नागरिकों के हाथ में थे। अंग्रेज प्रशासनिक अधिकारी कंट्रोल करते थे। हालांकि दिखाने के लिए भारतीयों को भी सिविल सर्विसेज में प्रवेश की छूट दी गई थी,
लेकिन उनके लिए नियम इतने कठोर थे, प्रतिबंध इतना ज़्यादा था कि भारतीयों का सिविल सर्विसेज में प्रवेश पाना एक तरह से असंभव ही था। लेकिन मेयो प्रपोजल के द्वारा पहली बार ये कहा गया कि भारतीयों को भी प्रशासन से संबद्ध किया जाए और विकेंद्रीकरण और भारतीयों की सहभागिता, इन दो उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए नगर प्रशासन के क्षेत्र को सबसे उपयुक्त समझा गया। क्या कहा गया कि अगर सत्ता का विकेंद्रीकरण करना है और भारतीयों को प्रशासन से संबद्ध करना है तो इसके लिए नगर प्रशासन से शुरुआत करनी होगी, यानी नगरीय प्रशासन में पहले भारतीयों को प्रवेश दिया जाएगा। तो ये जो पूरा दौर था, प्रारंभिक दौर, जो अंग्रेजों के द्वारा अंग्रेजी शासन काल में भारत में स्थानीय स्वशासन की दिशा में जो कार्य किए गए उसके आधार पर निर्धारित किया गया। इस पूरे दौर की विशेषताओं को अगर हम रेखांकित करें तो हम ये देखते हैं कि इस युग में अंग्रेजों ने भारत में स्थानीय स्वशासन की जो शुरुआत की, उसके पीछे उनका उद्देश्य ब्रिटिश लोगों के स्वार्थ को पूरा करना था, न कि देश में स्वशासी संस्थाओं का विकास करना। अंग्रेजों का मकसद क्या था कि लगान वसूली का कार्य सरल हो सके। आप जानते हैं कि अंग्रेज संख्या में बहुत कम थे भारत में और भारतीयों की जनसंख्या बहुत विशाल थी, क्षेत्र बहुत व्यापक था। ऐसी स्थिति में अंग्रेजों का काम बिना भारतीयों से सहयोग प्राप्त किए नहीं चल सकता था, उनके स्वार्थ की पूर्ति नहीं हो सकती थी। तो बड़ा सोच विचार कर उन्होंने प्रशासन के साथ भारतीयों को संबद्ध किया ताकि वो भारतीय उनके एजेंट के रूप में, ब्रिटिश सरकार के, ब्रिटिश प्रशासन के एजेंट के रूप में कार्य करें और जगह जगह से लगान वसूल कर ब्रिटिश सरकार को सौंपें। ब्रिटिश सरकार का मकसद राजस्व के जो स्थानीय स्रोत थे, जो करों को उगाहना था ग्रामीण क्षेत्रों से, उसको ज्यादा से ज्यादा कैसे उगाहा जा सके, कैसे ज्यादा से ज्यादा कर इकट्ठा किया जा सके, ये पर्पस था ब्रिटिश सरकार का। और दूसरा पर्पस था कि सत्ता का विकेंद्रीकरण करके प्रशासन में मितव्ययिता लाई जा सके। अगर एक केंद्र सरकार के द्वारा दूर दराज के गांवों से भी कर वसूली का कार्य किया जाएगा तो उसके लिए यातायात, संचार के साधनों में जो व्यय होगा, बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर में जो व्यय होगा, वो बहुत ज़्यादा होगा। अगर लोकल लेवल पर टैक्स कलेक्ट करने का दायित्व लोकल अधिकारियों को सौंप दिया जाए और वो भी भारतीय अधिकारियों को सौंप दिया जाए तो टैक्स कलेक्शन के कार्य में बहुत ज़्यादा धन भी नहीं खर्च होगा और सहजता से टैक्स कलेक्शन हो जाएगा। ये पर्पस था। इस उद्देश्य के निमित्त अंग्रेजों ने भारत में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की। उनका पर्पस ये नहीं था कि भारतीयों को लोकतंत्र की शिक्षा दी जाए, राजनीतिक शिक्षा दी जाए, शासन में उन्हें सहभागी बनाया जाए, बल्कि उनका पर्पस तो औपनिवेशिक था, अपने उपनिवेश का विस्तार करना था। एक उपनिवेश जिस पर्पस से स्थापित किया जाता है उस पर्पस को पूरा करना था। तो ये खासियत थी स्थानीय स्वशासन की, जो अंग्रेजों के द्वारा भारत में स्थापित किया गया था। दूसरी खासियत ये थी कि स्थानीय स्वशासन की जो संस्थाएं थीं उन पर अंग्रेजों का आधिपत्य था। ज्यादातर उनकी अध्यक्षता अंग्रेज अधिकारियों के द्वारा की जाती थी, इसलिए बहुत कम संख्या में भारतीय जनता इन संस्थाओं के क्रियाकलापों में भाग लेने का अवसर प्राप्त कर सकी थी। तो पूरा कंट्रोल बनाए रखा अंग्रेजों ने
स्थानीय प्रशासन के ऊपर भी अपना। तीसरे, स्थानीय संस्थाओं में निर्वाचन की प्रणाली को भी बहुत व्यापक रूप में अंग्रेजों के द्वारा नहीं अपनाया गया। मध्य प्रदेश के अलावा कहीं अन्यत्र स्थानीय संस्थाओं का निर्वाचन नहीं होता था अंग्रेजों के समय में भी। हालांकि अंग्रेजों ने जब भारत में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की तो क्या कहा कि ये संस्थाएं निर्वाचित होंगी। पुरानी जो पंचायती संस्थाएं थी वो निर्वाचित नहीं थी। हम जो स्थापित कर रहे हैं वो निर्वाचित संस्थाएं होंगी, यानी जनता खुद उन संस्थाओं का निर्वाचन करेगी। लेकिन प्रैक्टिकली क्या देखा गया, व्यवहार में क्या देखा गया कि मध्य प्रदेश के अलावा और किसी भी प्रांत में स्थानीय संस्थाओं की निर्वाचन व्यवस्था को लागू नहीं किया गया। यानी इस पूरे दौर में, इस प्राथमिक दौर में स्थानीय स्वशासन की संस्थाएं अधिकांशतः नॉमिनेटेड ही थीं, निर्वाचित नहीं थी। दूसरा काल शुरू होता है ब्रिटिश पीरियड में स्थानीय स्वशासन के विकास की दिशा में। वो है 1882 से 1919 तक का काल। लॉर्ड मेयो के प्रपोजल के बाद लॉर्ड रिपन भारत के गवर्नर जनरल बनकर आए। लॉर्ड रिपन मेयो की तुलना में बहुत ज़्यादा उदार प्रवृत्ति के थे और दूसरी तरफ वो भारतीय जनमत को संतुष्ट करना भी चाहते थे, क्योंकि पुनर्जागरण शुरू हो चुका था भारत में भी, राष्ट्रीय आंदोलन की नींव तैयार होने लगी थी। ऐसी स्थिति में रिपन 1882 में स्थानीय स्वशासन के विकास के लिए एक प्रपोजल लेकर आते हैं। ये प्रपोजल इतना महत्वपूर्ण था कि इस प्रपोजल को भारत में स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। रिपन ने अपने प्रस्तावों के साथ ही घोषित किया कि इन प्रस्तावों का उद्देश्य मुख्य रूप से भारतीय जनता की राजनीतिक और सार्वजनिक शिक्षा प्रदान करना है। जनता को राजनीतिक दृष्टि से शिक्षित करना है, सार्वजनिक विषयों में उसकी रुचि उत्पन्न करना है। ये प्रस्ताव क्या थे लॉर्ड रिपन के द्वारा जो लाए गए? बहुत महत्वपूर्ण प्रस्ताव थे। आप देखिएगा कि वर्तमान में जो भारतीय स्थानीय स्वशासन का गठन होता है वो ज्यादातर इन सिद्धांतों पर ही आधारित है। जैसे रिपन के प्रस्ताव में ये कहा गया कि स्थानीय संस्थाओं में ज्यादातर सदस्य और अध्यक्ष, स्थानीय संस्थाओं का जो अध्यक्ष होगा वो गैर सरकारी व्यक्ति होना चाहिए। सरकारी व्यक्ति होगा तो वो नौकरशाही को बिलोंग करेगा, प्रशासन को बिलोंग करेगा और प्रशासन अंग्रेजों के कंट्रोल में होगा। इसलिए होना क्या चाहिए कि लोगों की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए, लोगों को राजनीतिक शिक्षा प्रदान करने के लिए इन संस्थाओं में ज्यादातर सदस्य गैर सरकारी होने चाहिए। इवन अध्यक्ष भी गैर सरकारी होना चाहिए। नगर निगम का जो अध्यक्ष होगा, जिला परिषद का जो अध्यक्ष होगा, वो गैर सरकारी व्यक्ति होना चाहिए। दूसरा महत्वपूर्ण प्रस्ताव उनके द्वारा रखा गया कि स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं पर राज्य का नियंत्रण अप्रत्यक्ष ढंग से होना चाहिए, प्रत्यक्ष रूप से नहीं। यानी राज्य को ये देखने की कोशिश तो जरूर करनी चाहिए कि स्थानीय स्वशासन की संस्थाएं सही तरह से कार्य कर रही हैं या नहीं, कुशलतापूर्वक कार्य कर रही हैं या नहीं। अगर वो कहीं अपने पथ से डेविएट होती हैं, विचलित होती हैं, तो उनको रास्ते पर लाने के लिए राज्य सरकार का नियंत्रण होना चाहिए, लेकिन वो इनडायरेक्ट होना चाहिए। अगर प्रत्यक्ष नियंत्रण होगा तो ये
उनके शासन में हस्तक्षेप होगा। स्थानीय स्वशासन की संस्थाएं स्वतंत्रता पूर्वक, स्वायत्तता पूर्वक कार्य करने में सक्षम नहीं होंगी। तो ये भी एक महत्वपूर्ण सुझाव था प्रस्ताव में उनके। तीसरे, रिपन ने ये प्रस्तावित किया कि स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं को अपना कार्य संपन्न करने के लिए उनके पास समुचित वित्तीय साधन होने चाहिए। और वित्तीय साधन कैसे होंगे? स्थानीय स्तर पर जो टैक्स कलेक्ट किया जाता है, जो राजस्व एकत्रित किया जाता है, उनका कुछ भाग इन संस्थाओं को उपलब्ध कराना चाहिए। आज जब 73rd 74th अमेंडमेंट के बाद पंचायती राज का अस्तित्व हम देखते हैं, तो हम उसमें इस प्रावधान को भी देखते हैं कि लोकल लेवल पर जो टैक्स कलेक्ट होता है उसका एक भाग पंचायती संस्थाओं को दिया जाना चाहिए। साथ ही प्रांतीय सरकार का जो बजट होता है उसमें से भी स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं को समुचित अनुदान मिलने चाहिए। रिपन रेजोल्यूशन में यह भी कहा गया कि स्थानीय शासन के कर्मचारी स्थानीय संस्थाओं के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत कार्य करें। यानी लोकल लेवल पर केंद्रीय ब्यूरोक्रेसी का या प्रांतीय ब्यूरोक्रेसी का नियंत्रण न रहे, बल्कि जो प्रशासनिक कर्मचारी कार्य कर रहे हैं उन पर किनका नियंत्रण रहे? जो लोकल गवर्नेंस की संस्थाएं हैं वो ही कंट्रोल करें इसके प्रशासन को, स्थानीय स्तर के प्रशासन को। लास्टली ये कहा गया कि ये जो सारे प्रस्ताव दिए जा रहे हैं, इन प्रस्तावों को लागू करने का कार्य प्रांतीय सरकारों के द्वारा किया जाएगा और ये प्रांतीय सरकारें स्थानीय आवश्यकताओं और परिस्थितियों के अनुसार इन प्रस्तावों में परिवर्तन कर सकती हैं। यानी ये रिजिड प्रस्ताव नहीं है, कठोर नहीं है, बल्कि इनमें परिवर्तन का अधिकार किसको है? प्रांतीय सरकारों को है। हर प्रांत की परिस्थितियां, आवश्यकताएं भिन्न भिन्न हैं, उनको देखते हुए प्रांतीय सरकारें इसमें फेरबदल कर सकती हैं। जब ये प्रस्ताव पारित किए गए तो इसके मुताबिक बहुत सारे प्रांतों में नए नए अधिनियम बनाए गए स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं को स्थापित करने के लिए, उन्हें प्रभावी बनाने के लिए। लेकिन केंद्रीय ब्यूरोक्रेसी की पकड़ इतनी मजबूत थी कि रिपन के इरादे विफल होते देर नहीं लगी। नौकरशाही ने रिपन प्रस्तावों को विफल करने में सफलता हासिल की। प्रांतों को स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार इन प्रस्तावों की व्याख्या करने का अधिकार था, लागू करने का अधिकार था, और प्रांतीय नौकरशाही ने इस अधिकार का प्रयोग इस रूप में किया कि रिपन रेजोल्यूशन के जितने प्रावधान थे वो सब बेमाने हो गए, नगण्य हो गए। तो इस तरह से रिपन रेजोल्यूशन स्थानीय स्वशासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था, लेकिन व्यावहारिक दृष्टि से ये सफल नहीं हो सका, इसको क्रियान्वित नहीं किया जा सका, क्योंकि नौकरशाही की मंशा नहीं थी। इसी युग में हम देखते हैं कि 1909 में एक और प्रयास किया गया स्थानीय स्वशासन की दिशा में। राजकीय विकेंद्रीकरण आयोग की रिपोर्ट प्रकाशित हुई। 1907 में ये आयोग स्थापित किया गया था और इसने सुझाव दिए, अपनी रिपोर्ट दी 1909 में। इस रिपोर्ट में क्या कहा गया? विकेंद्रीकरण आयोग की रिपोर्ट में कि गांव को स्थानीय स्वशासन की बुनियादी इकाई माना जाए और हर गांव में पंचायत और नगरीय क्षेत्र में नगर पालिकाओं का निर्माण किया जाए।
दूसरे ये कहा गया कि स्थानीय संस्थाओं में निर्वाचित सदस्यों का बहुमत होना चाहिए, यानी नामित सदस्य भी होने चाहिए, लेकिन बहुसंख्या किसकी होनी चाहिए? निर्वाचित सदस्यों की। तीसरे ये कहा गया कि नगरपालिका के सदस्य अपने अध्यक्ष का चुनाव करें खुद, लेकिन जिलाधीश स्थानीय जिला परिषद का अध्यक्ष होना चाहिए। जिला स्तर पर जिलाधीश की पकड़ को मजबूत बनाया गया स्थानीय संस्थाओं पर। हालांकि नगरीय क्षेत्र में नगरपालिका के सदस्यों को यह अधिकार दिया गया कि वो खुद अपने अध्यक्ष का चुनाव करें। चौथे ये कहा गया कि नगरपालिकाओं को अपना कर निर्धारित करने का अधिकार दिया जाना चाहिए। अभी तक कर निर्धारण का कार्य प्रांतीय सरकारों के द्वारा किया जाता था, लोकल लेवल पर उसकी वसूली की जाती थी। अब विकेंद्रीकरण आयोग ने ये कहा कि नगरपालिकाओं को वित्तीय स्वायत्तता प्रदान करने के लिए जरूरी है कि उन्हें खुद कर लगाने का अधिकार भी दिया जाए, ताकि उस कर का कलेक्शन करके, संग्रहण करके वो अपना एक कोष निर्मित कर सकें और उस कोष के आधार पर हर वर्ष अपना बजट बना सकें। पांचवें ये कहा गया कि स्थानीय निकायों पर बाह्य नियंत्रण किस रूप में होना चाहिए? केवल परामर्श के रूप में, यानी केंद्र सरकार, राज्य सरकार या अन्य एजेंसीज स्थानीय निकायों को केवल सुझाव दे सकती हैं, परामर्श दे सकती हैं, या अधिक से अधिक उनके द्वारा जो खर्च किया गया है उसका लेखा परीक्षण किया जा सकता है। इससे ज्यादा नियंत्रण उन पर स्थापित नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि ज्यादा नियंत्रण रखा जाएगा तो वो स्वतंत्रता पूर्वक कार्य नहीं कर सकेंगे। लेकिन कर निर्धारित करने का अधिकार और वित्तीय स्वतंत्रता प्रदान करने के बावजूद आयोग ने ये कहा कि नगर पालिकाओं की जो ऋण लेने की शक्ति है कि वो दूसरे राज्यों से, केंद्र सरकार से या अन्य एजेंसी से ऋण ले सकती हैं, कर्ज ले सकती हैं, उनके इस पावर पर सरकार का नियंत्रण बने रहना चाहिए। यानी बिना सरकार की अनुमति के कोई भी नगर निगम या कोई भी स्थानीय स्वशासन की संस्था किसी से ऋण नहीं ले सकती। अगर नगर पालिका को अपनी संपत्ति पट्टे पर देनी है या बेचनी है तो उसके लिए भी सरकार की पूर्व अनुमति लेनी होगी। यानी इस रिपोर्ट के तहत एक तरफ जहां स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं को स्वतंत्रता प्रदान की गई, वहीं उन पर कुछ समुचित नियंत्रण स्थापित करने का सुझाव भी दिया गया। और लास्टली कमीशन ने ये कहा कि प्राथमिक शिक्षा का उत्तरदायित्व नगर पालिका पर होना चाहिए, और अगर उसके पास संसाधन थोड़े बढ़ते हैं तो वो माध्यमिक शिक्षा के लिए भी प्रबंध कर सकती है, लेकिन प्राथमिक शिक्षा तो पूरी तरह नगर पालिका के द्वारा ही संचालित की जानी चाहिए। तो ये सुझाव दिए गए रिपोर्ट में। किसकी रिपोर्ट में? विकेंद्रीकरण आयोग की रिपोर्ट में। तो इस युग में, यानी दूसरे चरण में, दूसरे काल में, रिपन रेजोल्यूशन और विकेंद्रीकरण आयोग की रिपोर्ट, ये दो महत्वपूर्ण प्रयास किए गए स्थानीय स्वशासन की दिशा में अंग्रेजी शासन काल में। अब तीसरा जो दौर शुरू होता है आधुनिक भारत के इतिहास में स्थानीय स्वशासन की स्थापना की दिशा में, वो है 1920 से 1937 तक का काल।
इस दौर में हम क्या देखते हैं कि भारत में राष्ट्रीय आंदोलन तेजी से विस्तार प्राप्त कर रहा है। उन्नीस सौ 20 में महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था और बहुत प्रभावी हो रहा था। अंग्रेजों के लिए चिंता का सबब बना हुआ था कि अगर इस तरह के आंदोलन सफल हो गए तो अंग्रेजी शासन की भारत में सत्ता कमजोर पड़ जाएगी। और दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय जगत में क्या हो रहा था, दुनिया पहले महायुद्ध को झेल रही थी जो 1914 से लेकर 1918 तक चला था। अब एक तरफ राष्ट्रीय आंदोलन की शक्ति बढ़ रही थी जिसके कारण भारतीय ब्रिटिश सरकार के विरोधी हो रहे थे और दूसरी तरफ ब्रिटिश सरकार को युद्ध में विजय हासिल करने के लिए भारतीयों का सहयोग चाहिए था। तो इस स्थिति में ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों को संतुष्ट करने के उद्देश्य से, उनका सहयोग प्राप्त करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय आंदोलन का अप्रत्यक्ष रूप से दमन करने के उद्देश्य से ब्रिटिश सरकार ने एक ऐतिहासिक घोषणा की। क्या घोषणा की कि ब्रिटिश सरकार भारतवासियों को शासन किए जाने का अधिकार देने और स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं का विकास करने के लिए प्रतिबद्ध है। यानी ब्रिटिश सरकार ये चाहती है कि भारतीयों को शासन कार्य में भागीदार बनाया जाए और इसके लिए स्थानीय संस्थाओं को मजबूती प्रदान की जाएगी। इस बात के लिए ब्रिटिश सरकार प्रतिबद्ध है, ये घोषणा की गई। इस घोषणा के अनुरूप 1919 में भारतीय शासन अधिनियम पारित किया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, जिस अधिनियम के माध्यम से प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई ताकि उत्तरदायी शासन की स्थापना की जा सके। जो शासन हो वो जनता के प्रति उत्तरदायी हो, जो जनप्रतिनिधि हो वो जनता के प्रति उत्तरदायी हो। इस युग में स्थानीय स्वशासन की दिशा में क्या विकास हुए? पहला विकास तो ये हुआ कि लोक सेवा के अधिकारियों को अध्यक्ष बनाने की जो परंपरा थी वो सभी नगर पालिकाओं में समाप्त कर दी गई। अब नगर पालिका का अध्यक्ष कोई प्रशासनिक अधिकारी नहीं होगा, बल्कि नगर निगम के सदस्य स्वयं अपने अध्यक्ष का चुनाव करेंगे। साथ ही साथ जिला परिषदों में भी इस प्रथा का अंत हो गया, यानी जिला परिषद का अध्यक्ष भी प्रशासनिक अधिकारी नहीं होगा। इससे पहले जो विकेंद्रीकरण आयोग था उसने क्या कहा था कि नगर निगम के सदस्य तो अपने अध्यक्ष को चुन सकेंगे, लेकिन जिला परिषद का अध्यक्ष जिलाधीश ही बना रहेगा। अब इस युग में क्या किया गया कि जिला परिषदों में भी जो प्रशासनिक अधिकारी यानी जिलाधीश इसका अध्यक्ष होता था, उस प्रथा को भी अंत करने की कोशिश की गई। दूसरे मताधिकार को पहले से अधिक लोकतांत्रिक रूप प्रदान किया गया। कई वर्गों को मताधिकार प्रदान किया गया। पहले मताधिकार सीमित था, अब उसे व्यापक रूप दिया गया। जितने स्थानीय निकाय थे उस समय, उनको बजट बनाने के संबंध में कई सारे जो प्रतिबंध थे उन प्रतिबंधों से मुक्त किया गया और कार्यकारी निर्देश देने से संबंधित कार्य, जिसको एग्जीक्यूटिव पावर्स कहते हैं, वो पावर अब जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के हाथ में आ गया। पहले ये नौकरशाही के हाथ में था, प्रशासनिक अधिकारियों के हाथ में था,
उनके निर्देशानुसार ही स्थानीय स्वशासन का संचालन होता था। अब ये अधिकार निर्वाचित प्रतिनिधियों के हाथ में आ गया। तो इस तरह से इस युग में यानी 1920 से 1937 तक के पीरियड में हम देखते हैं कि भारत में स्थानीय स्वशासन लोकतंत्र की दिशा में अग्रसर हुआ, यानी निर्वाचित प्रतिनिधियों को क्रमिक ढंग से अधिक अधिकार प्रदान किए गए। लेकिन इसका ड्रॉबैक क्या हुआ, इसका विपरीत असर क्या हुआ कि स्थानीय स्वशासन में कार्यकुशलता का ह्रास होने लगा। जब स्थानीय स्वशासन प्रशासनिक अधिकारियों के नियंत्रण में था तब वो ज्यादा कुशलता पूर्वक कार्य करता था, लेकिन जब वो निर्वाचित प्रतिनिधियों के हाथ में आ गया तो निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए कोई शैक्षणिक योग्यता या प्राविधिक विशेषज्ञता की आवश्यकता नहीं होती चुनाव जीतने के लिए। ऐसी स्थिति में जनप्रतिनिधियों के हाथ में पावर तो दे दिया गया, लेकिन उस पावर का प्रयोग करते हुए उनके कार्य कुशलता पूर्वक नहीं हुए। भ्रष्टाचार बढ़ा, पक्षपात और भाई भतीजावाद हावी हुए। जितने स्थानीय प्रशासनिक कर्मचारी थे वो भी राजनेताओं के प्रभाव में आ गए और स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं में विभिन्न पदों पर नियुक्तियों के संबंध में घूसखोरी और बेईमानी बढ़ने लगी। ये पिक्चर, ये तस्वीर इस युग में स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं की देखने को मिलती है।